अस्सलाम वालेकुम। ये हम एक्सपो सेंटर आए हैं, यहाँ के सबसे बड़े एक्सपो के अंदर फिजियोथेरेपी के, जो पूरे यूरोप में होने जा रहा है। यहाँ पे लोगों की तादाद इतनी है कि माइक होने के बावजूद भी नॉइज़ कैंसलेशन काम नहीं कर रही, तो इस वजह से मुझे इसको थोड़ा सा करीब करना पड़ रहा है। और बाकी आई होप आप सबको आवाज़ सही आ रही होगी। तो यहाँ पे इटली की इंडस्ट्री मेनली फिजियोथेरेपी की और रिहेबिलिटेशन टेक्नोलॉजी की, और उसके अलावा स्पेन और पोर्चुगल की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन सब का एक्सपो है यहाँ पे। और अभी 10 बजे के बाद यहाँ पे लेक्चर्स और वर्कशॉप्स भी स्टार्ट होंगी, जिनमें से हमने कुछ में पार्टिसिपेट लिया हुआ है। यहाँ पे बहुत कम वर्कशॉप्स थी जो कि इंग्लिश में थी, बाकी सारी मेनली इटालियन में, पोर्चुगीज़ में या स्पेनिश में थी, क्योंकि इनकी जो इनका मेजर क्राउड है वो यहाँ से है। मेरा ख्याल है हम दो दोस्त हैं बल्कि, वो ही पाकिस्तान से है यहाँ पे। और हमारे अलावा इंटरनेशनल मार्केट में मोस्टली लोग यूके से आए हुए हैं, स्वीडन से आए हुए हैं, और आयरलैंड से कुछ लोग मिले हमें। इसके अलावा फ्रांस से काफ़ी लोग आए हुए हैं। तो ये इस टाइम पे यूरोप का फिजियोथेरेपी इंडस्ट्रियल हब बना हुआ है। मोर देन 500 पीपल इस टाइम पे मोर देन 500 कंपनीज ने यहाँ पे अपने एग्जीबिशन लगाई हुई है, और यहाँ पे हमें बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज देखने को मिल रही हैं, जिनके अंदर एडवांस क्रायोथेरेपी इक्विपमेंट्स हैं, एडवांस रिहेबिलिटेशन मशीनरीज है। लाइक अभी हमने एक वीडियो भी रिकॉर्ड की VR वर्चुअल रिहेबिलिटेशन की, जो कि स्ट्रोक पेशेंट्स के अलावा उन्होंने डिफरेंट मोटर न्यूरॉन पेशेंट्स के लिए भी बनाई थी, ताकि अगर आपका पेशेंट, उसके पास फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल नहीं है या उसके पास केयर टेकर नहीं है और वो घर में है, तो वो खुद भी अपनी एक्सरसाइज खुद कर सकता है प्रोग्राम उसमें सेट करके, और वो बड़ी अच्छे से फंक्शन कर रही थी, बड़े अच्छे से परफॉर्म कर रही थी। ऐसी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको पाकिस्तान के अंदर लाने की ज़रूरत है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि फील्ड ऑफ फिजियोथेरेपी को जितना जितना ज़्यादा ये लोग प्रमोट कर सकते हैं और जितना ज़्यादा इसमें एडवांसमेंट ला सकते हैं और इनोवेशन ला सकते हैं, उतनी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने बताया 500 कंपनीज़ हैं, और 500 कंपनीज़ ने अपनी अलग ही शॉक वेव्स, अल्ट्रासाउंड और अपनी इलेक्ट्रोथेरेपी की सारी मशीनरी बनाई हुई है। और ऐसा नहीं है कि उनमें रिजल्ट नहीं मिलते आपको, रिजल्ट मिलते हैं, तभी वो लोग यहाँ पे आए हैं और उन्हें यहाँ पे स्टॉल्स मिले और एग्जीबिशंस कर रहे हैं इंटरनेशनल ऑडियंस के आगे, डिफरेंट यूरोप और दूसरी ऑडियंस, इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस के सामने। बात ये होती है कि जहाँ पे इंडस्ट्री नहीं होगी तो वहाँ पे आप क्या चीज़ लाओगे। मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि हमारे यहाँ पे शॉक वेव की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है, मेरा स्टूडेंट है, उन्होंने कॉस्मो गामा की यहाँ से शॉक वेव बाई की थी, जिसकी मेंटेनेंस किट ही उस बेचारे को 2 लाख रुपए की पड़ रही थी। तो जब हमारे पास खुद भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो हम उसको किस तरह से यहाँ पे चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इन चीज़ों के ऊपर एक्शन ले और पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज़ लगाए, जो कि अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है, जिस तरह के हमारे सियासी हालात चलते नज़र आ रहे हैं। आपको शायद अंदाज़ा मुझसे ज़्यादा होगा क्योंकि आप पाकिस्तान में रह रहे हो, मैं थोड़ा दूर हूँ सियासत से, बट जो यहाँ पे जनरल कंसेंसस है इटालियंस के बीच में भी और ऑल अराउंड यूरोप भी, वो यही है कि हमारे पास इलेक्शंस तो हो गए हैं, बट उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा कि वो फेयर एंड फाइन इलेक्शन जो हैं, फुल फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो हैं। तो अब इलेक्शंस हो गए हैं, गवर्नमेंट बन गई है, जिस तरह की भी है, मैं ज़्यादा इस चीज़ को पॉलिटिकल साइड पे नहीं लेके जाना चाहूँगा, बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अब जिनके हाथ में हमारे मुल्क की लगाम दे दी गई है, अब उनको ये चाहिए कि आज से ही बेशक अच्छे डिसीजन लेना शुरू कर दें, क्योंकि चेंज लाने के लिए लाजमी नहीं है कि गवर्नमेंट चेंज हो या अगले साल चेंज आएगा। चेंज आप अपने अंदर लाओगे, आप हर रोज़ चेंज ला सकते हो, हर दिन नया दिन होती है, हर नया दिन एक नई शुरुआत होती है। और इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करें ताकि आपकी फिजियोथेरेपी की इंडस्ट्री और पूरी मेडिकल इंडस्ट्री एज अ होल, क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ कि मोस्ट ऑफ द मेडिकल इक्विपमेंट पाकिस्तान में बाहर से आता है, और एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको अगर आप इन होम बिल्ड करना शुरू कर दें तो आपको बहुत सारा रेवेन्यू जो बाहर भेजना है वो आपके मुल्क में ही रहेगा, और बहुत सारा रेवेन्यू जो है वो डिजर्विंग लोगों तक जाएगा, इनोवेशंस आएंगी। क्योंकि जब तक आपके मुल्क में ये चीज़ें बनना शुरू नहीं होगी तब तक यहाँ पे उस चीज़ का क्वालिटी कंट्रोल नहीं आएगा। इस टाइम पे मेरा ख्याल है हार्डली पाकिस्तान में कोई एक आधा मैन्युफैक्चरर होगा। मोस्टली एटलीस्ट फिजियोथेरेपी का इक्विपमेंट जो है वो बाहर से यूज बाय होता है, जो कि काफ़ी पुराना होता है, 10 साल पुराना, 20 साल पुराना। तो अब ऐसे इक्विपमेंट से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके थेरेपिस्ट या बच्चे जो है एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के अंदर पढ़ेंगे। और इससे भी बड़ी बात यह है कि आपके बच्चे यहाँ से पढ़ तो लेते हैं, बट उनको नो हाउ नहीं होती कि इस टाइम पे करंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। हमारे एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है हमारा। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में करंट बेस्ड प्रैक्टिस को देख के उसके मुताबिक अपने नॉलेज को हमें अपग्रेड करना होता है। बट
जो डिलेमा वक्त का ये है कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के हम पढ़ तो लेते हैं थ्योरेटिकली, बट प्रैक्टिकली उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम होती है। हमें बिल्कुल नहीं पता होता कि बाहर कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, क्योंकि उस तरफ रुझान नहीं होता। और इसमें बच्चों का भी कसूर है, और इसमें इंस्टीट्यूट्स को भी मैं इल्ज़ाम दूंगा कि उनका भी कसूर है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने ही बच्चों को पढ़ाना होता है, खुद बहुत कम लोग पढ़ते हैं। आई बिलीव कि शायद 100 में से कोई 10 बच्चे होंगे जो खुद पढ़ने के शौकीन होंगे और उसके अलावा बाकी नहीं होंगे। तो इन सब चीज़ों को लेके चलने की ज़रूरत है, चीज़ों को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, हमारे सिलेबस को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, और अप्रोचेस को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, हम किस तरह अप्रोच कर रहे हैं। अभी एक लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है कि HCPC रजिस्ट्रेशन करा लें, कुरो रजिस्ट्रेशन करा लें और जॉब अप्लाई करें, जॉब मिल जाएगी आपको। बट एक ये भी चल रहा है कि HCPC के बाद न्यूजीलैंड रजिस्ट्रेशन करा लें, और न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया की रजिस्ट्रेशन करा लें भाई, उसके बाद आप इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इतने लंबे चौड़े रूट से आपको 8-8 लाख रुपया लगवाया जाता है, आपका 16-16 लाख 15-15 लाख लगवाया जाता है इन होप्स ऑफ कि आपको कुछ मिल जाएगा। बट आपको पता है कि लोग सिर्फ HCPC रजिस्ट्रेशन के बाद भी जॉब ले रहे हैं, बट वो आपके कंट्री के नहीं है। इसकी रीज़न क्या है? आप उस रूट कॉज तक जाएँ, उस रूट कॉज को एलिमिनेट करें, और बजाय कि आप दूसरे रास्तों की तरफ भागे, शॉर्टकट्स की तरफ, आप रूट कॉज को एलिमिनेट करें, आप अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाएं, आपके मुल्क से भी लोग बाहर जाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि आपको हमारे मुल्क में लेजिस्लेशन ना होने के बराबर है, पॉलिसी मेकिंग ना होने के बराबर है। आपको रूल्स का नहीं पता कि किस कंट्री में क्या रूल चल रहा है, वहाँ की कल्चरल अडेप्टेशन नहीं आपको आती, आपको नहीं पता वहाँ पे चाइल्ड लॉज क्या है, वहाँ पे एडल्ट लॉज क्या है, वहाँ पे किस सिचुएशन के अंदर आपको पेशेंट की प्राइवेसी ब्रेक कर सकते हो या आप रिपोर्ट कर सकते हो टू अथॉरिटी, और किन सिचुएशंस के अंदर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखते हो। तो ये सारी चीज़ें जो प्रोफेशनलिज्म के अंदर आती है, प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर आती हैं, पॉलिसी मेकिंग के अंदर आती है, इन सब चीज़ों में आप लैक करें। आपको सिखाया जाता है, हिस्ट्री ऐसे लेते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऐसे बनता है, और ये ट्रीटमेंट ऑप्शन है। और आपका पेशेंट आता है तो 10 मिनट के अंदर जो है सारा कुछ, बस ये मशीन लगा दो, वो मशीन लगा दो, ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल आपको बता दिया जाता है, और आप वही परफॉर्म करते रहते हैं। बाहर यहाँ पे हर चीज़ का आपको एक रीज़न देनी पड़ती है। मेरे बड़े अच्छे टीचर हैं सर वकार, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। मेरे सीनियर रह चुके हैं, टीचर रह चुके हैं, और इंचार्ज रह चुके हैं मेरे पिछले प्रीवियस वर्किंग प्लेस पे। वो कहते थे कि हमारे मुल्क में हर बंदे को डायग्नोज के लिए एक्सरे प्रेफर कर दिया जाता है, MRI प्रेफर कर दी जाती है। जब आप बाहर जाओगे आपको पता चलेगा बाहर ये चीज़ें प्रेवलेंट नहीं है। और सर की बात बिल्कुल ठीक थी, हम यहाँ बाहर हैं तो एक्सरे आप लिख ही नहीं सकते अनलेस एंड अनटिल GP और तो स्पेसिफाई करे उसको, या अगर आपने लिखना है तो आपको उसकी स्पेसिफिक जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग टाइम ज़्यादा होते हैं। हर चीज़ गवर्नमेंट फंडेड है, तो ऐसे नहीं है जिस तरह हमारे जनरल हॉस्पिटल में होता रहा है कि हर बंदा उठ के जाए, लाइन में लगे, 100-200 इधर पकड़ाए, किसी से वाकफियत निकाले, किसी के मोहल्ले का कोई लड़का उधर लगा है वहाँ से आगे नंबर करवा के तो एक्सरे करवा ले। तो यहाँ पे हर चीज़ की आपको जस्टिफिकेशन देनी है जो आपको आती नहीं होगी, रेड फ्लैग्स आपको आते नहीं होंगे, क्लिनिकल गवर्नेंस क्या होती है आपको पता नहीं होगा, की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कोप ऑफ प्रैक्टिस की आपको पता नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम इस टाइम पे अपने ऊपर ध्यान दें, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी और ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर भी, क्योंकि आप अपनी प्रोग्रेस के खुद जिम्मेदार हैं, कोई जिम्मेदार नहीं है अगर आप नहीं आगे बढ़ रहे। अगर आप आगे बढ़ते हैं आज तो इसमें आपका भला है, अगर आप आगे नहीं बढ़ते तो इसमें आपका नुकसान है। किसी को इस बात से कोई गर्ज नहीं है। अगर हम इसको गवर्नमेंट के ऊपर फेंकेंगे या ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर फेंकेंगे, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं, उनका काम है आपको पढ़ाना, वो एक हद तक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आपने खुद भी करना है। आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने इन चीज़ों को लेके चलना है, अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट और ग्रूमिंग खुद करनी है। तो आई होप कि इससे आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आप अपना करियर पाथवे बेटर कर सकते होंगे। और अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं यूरोप और ऑल अराउंड द ग्लोब आपको डिफरेंट जगहों के बारे में और डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में फुल गाइड कर सकता हूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।